हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, जिसके अंदर सभी शिफ्टों में एक तो चीज़ कॉमन आ रही है, वो है जनसंख्या को लेके। जनसंख्या 2023 की जो जनगणना है उनको लेके सभी शिफ्टों के अंदर ऑल शिफ्ट जो भी हर एग्ज़ाम के जो प्रतिदिन शिफ्ट हो रही है उसके अंदर जनसंख्या के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो आप अपना पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएं। देखिए दोस्तों, जनगणना 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। कब हुई थी? 1872 के अंदर भारत की पहली जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करें तो भारत की पहली जनगणना किसके द्वारा करवाई गई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत के अंदर पहली जनगणना करवाई गई थी। दो क्वेश्चन तो ये हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो बात करें तो वो हुई थी 1881 के अंदर। कब हुई थी? 1881 के अंदर भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी। देखो, यहाँ पे पहली बार जनगणना, यहाँ पे नियमित रूप से जनगणना। अब नियमित रूप से किस प्रकार कि 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना रिपीटेड, वापस 10 वर्ष से जनगणना होना, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 2021 के अंदर जनगणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना तो आप पढ़ा रहे हो, 2011 की जनगणना आप पढ़ा रहे हो, लेकिन 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, या 2021 की जनगणना हुई है तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? देखो, अभी तक जनगणना नहीं हुई है, ठीक है ना, 2021 की, क्योंकि कोविड आने के कारण जनगणना पोस्टपोन हो गई और अब होगी, ठीक है ना। 2023-24 के अंदर ये जनगणना होने वाली है, लेकिन अभी तक 2011 की जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो वो प्रत्येक 10 वर्ष से ये जनगणना हो रही है लगातार। देखो, 1881 से लगातार 10 वर्षों के बाद जनगणना होती आ रही है, ठीक है। अब नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो वो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई 1881 के अंदर। तो ये आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि भारत में पहली जनगणना 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। चलो, 4 क्वेश्चन ये हो गए। अब देखो, 5वां क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1931 के अंदर। कब हुई थी? 1931 के अंदर जाति आधारित जनगणना प्रथम बार हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार पुरुष साक्षरता की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, यहाँ पे महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, अनेकों आंकड़े होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वही आंकड़े आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता की बात करें 2011 की, तो वो पुरुष साक्षरता थी 82.14%। कितनी प्रतिशत? 82.14% यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर थी, ठीक है। और जाति आधारित 1931 के अंदर जनगणना हुई थी, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे बात करें महिला साक्षरता की। देखो, यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है पुरुष साक्षरता की, जो 82.14। तो देखो, 82.14% यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर हो गई। और वहीं बात करें हम महिला साक्षरता दर की 2011 के आंकड़े के अनुसार, तो वो हो गई 65.46%। कितने प्रतिशत? 65.46% महिला साक्षरता 2011 के आंकड़े के अनुसार। बात करें हम भारत के लिंगानुपात की, तो भारत के लिंगानुपात की बात करें कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये था 943। कितना था? 943 था यहाँ पे भारत में लिंगानुपात। अगला बात करें यहाँ पे क्वेश्चन, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यूएन के द्वारा ये आधिकारिक तौर से ये घोषणा हुई थी 11 जुलाई के दिन, ठीक है ना। इसी की तर्ज पे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस साल को जनगणना का महाविभाजन काल? जनगणना का महाविभाजन काल का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या डिक्लाइन की गई, ये बात करें, या तो माइनस में चली गई। तो भारत की जनसंख्या का यदि बात करें हम महाविभाजन काल की, तो ये रहा था
था 1921 के अंदर। कब रहा था? 1921 के अंदर महामारी आई थी, प्लेग महामारी, जिसके दौरान सर्वाधिक जनसंख्या ह्रास हुई थी और यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात करें नेगेटिव के अंदर चली गई थी। और इसी वर्ष को कहा जाता है भारत की जनसंख्या का महाविभाजन काल। 1921 के अंदर बात करें हम किस साल को जनगणना का लघु विभाजन काल कहा जाता है, तो बात करें यहाँ पे सबसे लघु विभाजन काल की जनगणना की, तो वो थी 1951 की जनगणना। किसकी जनसंख्या जनगणना? 1951 की जनगणना की बात करें तो वो जनगणना भारत के लघु विभाजन काल की जनगणना थी। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश यदि साक्षरता की दृष्टि से, यहाँ पे सबसे अग्रणी जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हम यहाँ पे साक्षरता की दृष्टि से, तो वो तो हो जाएगा लक्षद्वीप। और राज्य की बात करें यहाँ पे साक्षरता की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा केरल। तो आपको यहाँ पे यह क्या याद रखना है कि साक्षरता की दृष्टि से जो यूटी की बात करें तो वो लक्षद्वीप और केरल यहाँ पे किसके अंदर? राज्य के अंदर सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करें हम सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रजनन दर 2011 के अंदर कहाँ पे हुई थी? तो ये बिहार के अंदर हुई थी 3.7%। कितनी प्रतिशत? 3.7% जो सर्वाधिक प्रजनन दर रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो हर दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, फालतू के ये जनगणना के क्वेश्चन में नहीं लेके आ रहा हूँ। देखो, सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य की बात करें 2011 के अंदर तो ये पूछा गया, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कितनी रही थी? तो 1.1%। कितनी रही थी? 1.1% यहाँ पे क्या रही थी? यहाँ पे प्रजनन दर रही थी। ठीक है, और किसकी? तो ये सिक्किम की रही थी। किसकी रही थी? सिक्किम की रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य। बात करें हम जनगणना जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। देखिए, हम बात करें यहाँ पे द्वीप सबसे बड़े यदि बात करें हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। लेकिन बात करें हम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, सबसे छोटा राज्य की बात करें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बात करें हम यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। अब देखो, यहाँ पे अंतर आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप अंतर समझ गए होंगे, लेकिन आप नहीं समझे तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, ओनली फॉर यहाँ पे आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो वो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या ओनली फॉर जनसंख्या की पूछ ले तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, 1 मिनट में आपको यहाँ से ये सभी हटा के एक बार वापस आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ अलग अलग कलर के अंदर। देखो, बात करें ओनली फॉर यहाँ पे जनसंख्या की, ओनली फॉर आपको जनसंख्या की बात करें, और जनसंख्या के अंदर बात करें हम सबसे छोटा राज्य, तो वो हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सिक्किम राज्य हो जाएगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? तो जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात कर लेते हैं हम? जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो सब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब बात कर लेते हैं हम यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी बात कर लेते हैं हम? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा कौन सा? गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, तीनों एग्जाम के अंदर आते हैं ऐसे पॉइंट। ठीक है ना, तो ये हम समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें साक्षरता की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा दादर व नागर हवेली। कौन सा हो जाएगा? दादर नागर हवेली। सबसे पिछड़ा राज्य की बात करें साक्षरता की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य है जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य है, और यूटी की बात करें तो वो दादर व नागर हवेली हो जाएगी। ठीक है, बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। यहीं पे बात करें जनसंख्या सबसे ज़्यादा
देखो ये तो हो गया जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अब ओनली फॉर हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या के अंदर ओनली फॉर जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो ये कौन से किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश। किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बात करें हम सबसे बड़ा, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले आपसे तो वो हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की पूछ ले तो वो हो जाएगा आपके लद्दाख, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक मिनट। चलो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके था। अब जनसंख्या से जो भी क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है।